अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम ज़ुबैर सलीम और अभी हम डिस्कस करेंगे आईफरस 16 में कॉन्सेप्ट विच इज़ कैलकुलेशन ऑफ इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट ऑफ लेसर इन आलीज कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि लेसर क्या अर्न कर रहा है एज अ इंटरेस्ट फ्रॉम लेसी, वो इंटरेस्ट कितना कमा रहा है। देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सा रूल है। अगर बैंक ने इनिशियली आप लोगों को लोन दिया है, आपको लीज पे एक एसेट लेके दिया है और उसकी कॉस्ट आई है 300, टोटल उसको आपको लोन देने में कितने पैसे लग गए हैं? 300 लग गए हैं। बेसिक एग्जांपल। इसका मतलब ये है कि इस 300 की उस इन्वेस्टमेंट पे उसने आपसे इंटरेस्ट कमाना है। अब वो आपसे थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में, अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू की फॉर्म में, ग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू की फॉर्म्स में, रेंटल्स की फॉर्म में, किसी ना किसी तरह वो पैसे आपसे ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, यानी आपसे पैसे लेने की कोशिश करेगा। और उसका बेसिक मोटिव ये है कि मैं ये 300 पूरा करूं। देखें, अगर उसने 300 दिया और 300 ही लिया तो फिर उसने कमाया तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये है कि उसने आपसे कुछ ना कुछ तो कमाना है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो कहेगा यार 300 ये भी पूरा करना है, प्लस मुझे कुछ और पैसे भी लेने हैं इनसे। तो वो आप लोगों की जो इंस्टॉलमेंट्स बनाएगा, वो इंस्टॉलमेंट्स बना देगा यार कि आप लोगों ने मुझे थोड़ा थोड़ा करके पे करना है और ये टोटल पे करेंगे आप मुझे 350। ये जो 50 एक्स्ट्रा ले रहा है वो आपसे, इसको इंटरेस्ट कहेंगे हम लोग। अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम इसे इंटरेस्ट बोलते हैं। सर अगर उसने आपको जब लीज पे एसेट लेके दिया है 320 इन्वेस्ट कर दिए हैं, अगर उसने 320 इन्वेस्ट कर दिए हैं तो क्या होगा? अगर उसने 320 इन्वेस्ट कर दिए हैं तो क्या होगा? सो आंसर है कि सर उसने 320 पूरे करने हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपसे 320 पूरे करेगा। 320 पूरे करने के बाद वो आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट लेगा जिसे हम इंटरेस्ट कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एज्यूम करते हैं उसने 100 ऐड किया इंटरेस्ट के नाम पे कि मैं ये इंटरेस्ट लूँगा, टोटल 420 बना और ये 420 को वो इंस्टॉलमेंट्स में बांट देगा कि आपने मुझे 5 ईयर्स में पे करना है, 3 ईयर्स में पे करना है, 4 ईयर्स में। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एज अ लेसर यूजली बैंक आपको क्या कर रहा होता है, जितने पैसे पहले दिन आपको एसेट अवेलेबल करने में लगाता है, जितने पैसे अवेलेबल करने में लगाता है वो भी आपसे वो रिकवर करेगा और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट्स रिकवर करेगा विद किस नाम से? इंटरेस्ट के नाम से। और अल्टीमेटली टोटल पेमेंट बनाएगा और इसको डिवाइडेड बाय 5 6 7 ईयर्स करके, या डिवाइडेड बाय मंथ्स करके, या डिवाइडेड बाय सेमी एनुअल पीरियड्स करके, अगर पेमेंट सेमी एनुअल है, या डिवाइडेड बाय क्वार्टर्स करके, जितने क्वार्टर्स पे, जितने 6 मंथ्स पे, जितने एनुअल बेसिस पे, जितने मंथली बेसिस पे वो आपसे ये पैसा रिकवर करना चाहता है उतनी इंस्टॉलमेंट बना देगा। अब उसने ये कमाना ही कमाना है आपसे 100। तो इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो वो इन्वेस्ट कर रहा है वो भी वो रिकवर करेगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा रिकवर करेगा आपसे, और ये जो एक्स्ट्रा है दैट इज़ इंटरेस्ट। अब मुझे अगर ये टास्क दिया जाए कि लेसर हमसे कितना कमा रहा है ये हमने जानना है, तो मैं किस तरह जानूंगा? आंसर यही है सर, मैं उसकी पहले दिन की इन्वेस्टमेंट देखूंगा कि उसने पहले दिन मुझे एसेट अवेलेबल कराने में, लेसी को एसेट अवेलेबल कराने में, अगर मैं लेसी हूँ तो मुझे अवेलेबल कराने में कितना पैसा लगाया। मुझे ये देखना चाहिए क्योंकि ये उसकी इन्वेस्टमेंट है। ये मुझे क्यों देखना चाहिए कि दिस वुड बी माई स्टार्टिंग पॉइंट कि सर ये तो उसने लेने ही लेने हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेगा वो मुझसे। फिर मैं क्या करूँगा? मैं जितनी पेमेंट्स वो मेरे से रिसीव कर रहा है मैं उनको ले लूँगा। अब ये पेमेंट्स आप लोग थोड़ी थोड़ी करके उन्हें पे कर रहे होते हैं, तो टोटल पेमेंट्स जो हैं, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग कहेंगे वो इंटरेस्ट है। फिर मैं एक रेट कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा, एक कांस्टेंट रेट इस इनकम के लिए, इस एग्जांपल में 100 के लिए, इस एग्जांपल में 50 के लिए कांस्टेंट रेट कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा जो कि लीज टर्म पे इस 50 को इनकम बना दे लेसर के लिए, और यहाँ पे इस ऊपर वाले 100 को इनकम बना दे। मुझे एक कांस्टेंट रेट चाहिए सर, ये रेट को कहते हैं हम लोग इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट। सर अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? सो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे कैलकुलेट करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में देर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। एक होता है इंस्टीट्यूशन लेसर, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, यानी कि बैंक्स।
लीजिंग कंपनीज जिनका काम है आपको एसेट लीज पे दे देना, एसेट लीज पे अवेलेबल करवा देना और फिर आपसे इंटरेस्ट कमाना। सो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे इंटरेस्ट कमा रहे हैं। इनका और कोई काम नहीं है, इनका बस बेसिक काम ही ये है कि भाईजान एसेट अवेलेबल कराएंगे, आपको एसेट लीज पे चाहिए, हम दिलवा देते हैं। जब हम दिलवाएंगे तो एक्स्ट्रा लेंगे आपसे वो इंटरेस्ट। तो ये लोग अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, ये लोग कहते हैं यार कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है 500, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है 300, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 200 है, तो आपने फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लेना है। ये वो पैसे हैं जो कि लेसर को पहले दिन लगाने पड़े आपको एसेट अवेलेबल कराने के लिए, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई। मसलन जी मुझे गाड़ी लीज पे चाहिए, मैं लेसर के पास गया, किसी बैंक के पास, किसी लीजिंग कंपनी के पास, और मैंने उनसे पूछा कि यार ये वाला एसेट चाहिए। उन्होंने कहा यार 500 का एसेट आएगा, तो हम 500 का एसेट आपको दिलवा देते हैं। तो 500 उन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट कर दिया मेरे ऊपर, और ये पैसे उसने मेरे से निकलवाने हैं और एक्स्ट्रा भी निकलवाने हैं इंटरेस्ट के नाम पे। फिर सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फिर सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी उनको थोड़ी सी इनकर करनी पड़ेगी। सर अब ये किसकी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं हम, लेसर की सर। इम्प्लिसिट रेट यानी इंटरेस्ट आपसे कौन कमा रहा है, लेसर। तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेसर की ही होनी चाहिए। सो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दिस इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मेक एन एसेट अवेलेबल फॉर लीज टू लेसी। अच्छा सर, फिर अब वो आपसे पैसे निकलवाएगा, किस किस नाम से निकलवाएगा, वो सारी पेमेंट्स आपको चाहिए, जो जो पेमेंट उसको मिल सकती है इस लीज कॉन्ट्रैक्ट में, लेसी से या इधर उधर से, वो सारी चाहिए हमें। ओके सर, प्रेजेंट वैल्यू आपने करनी है, लेनी है लीज इंस्टॉलमेंट, लीज इंस्टॉलमेंट्स ले लें, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ले लें। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू एक अमाउंट जो कि गारंटी की होती है लेसी ने कि यार एट द एंड जब मैं तुम्हें एसेट वापस करूंगा तो मैं इतने का ये एसेट बिकेगा। तो ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में होती है जिसमें एसेट वापस जाना होता है। जहाँ पे एसेट लेसी के पास ही रह जाता है तो वहाँ पे गारंटेड रेजिडुअल वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। फिर प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये वो अमाउंट है कि जब लेसर के पास एसेट वापस आएगा, लेसर के पास एसेट वापस आएगा और लेसर के पास एसेट वापस आएगा, लेसर मार्केट में बेचेगा, तो गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू से ऊपर जिस प्राइस पे एसेट बिक जाएगा दैट इज अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। तो सर ये तीन वैल्यूज उसको मिलनी है, इनकी आप अगर प्रेजेंट वैल्यू ले लें तो ये इक्वल आना चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट के, ये इक्वल आना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो रेट जो इन दोनों को इक्वल कर दे उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन अ लीज। सर वर्ड पे गौर करें आप, वो रेट जो इस इक्वेशन को इक्वल करते हैं, यानी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू फ्यूचर में जो जो मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू के। अगर ये फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि यार ये इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट है। और एक्चुअली ऐसा कोई भी रेट जो इन दो कैश फ्लोज को इक्वल कर सकता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट भी कहते हैं, यानी कि इस लीज के अरेंजमेंट में लेसर कितना इंटरेस्ट कमा रहा है, उसकी कमाई क्या है इस लीज कॉन्ट्रैक्ट में, उसको हम IRR कहेंगे। दैट इज एक्चुअली इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट। अब IRR कैलकुलेट करना यानी इम्प्लिसिट रेट कैलकुलेट करना एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, विच इज़ IRR इज इक्वल टू, आप लोअर डिस्काउंट रेट जो चूज़ किया आपने अपनी मर्ज़ी से वो लेंगे, प्लस करेंगे इसमें NPV ऑफ लोअर रेट डिवाइडेड बाय NPV ऑफ लोअर रेट माइनस NPV ऑफ हायर रेट, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हायर माइनस लोअर रेट से। व्हाट डज इट मीन सर, ये क्या हो रहा है सर? अब आप लोगों को ये बात समझाते हैं कि यार IRR कैसे कैलकुलेट किया जाता है। IRR में आपने क्या करना है, हाउ टू कैलकुलेट इम्प्लिसिट रेट, हम यहाँ पे हैं, वही एक्चुअली IRR है। इसका मतलब है IRR आपका इम्प्लिसिट रेट है, यानी कितना कमा रहा है लेसर इन अ लीज कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको हम लोग IRR कहते हैं। और अब हम लोगों ने करना क्या IRR में, ये इंपॉर्टेंट बात है। सर आप अपनी मर्जी से दो डिस्काउंट रेट्स चूज़ करेंगे, पहला डिस्काउंट रेट चूज़ करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे। किस किस की प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जितने रेंटल्स आपको आने हैं, जितनी गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू लेसर को मिलनी है, जितनी अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू लेसर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको मिल जाएगी, एक एस्टिमेट होता है,
जो भी जो जो उसको लग रहा है कि उसको मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेनी है आपने एक अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट पे। डिस्काउंट रेट कौन सा होगा सर? आप अपनी मर्जी से चूज़ करेंगे। अच्छा, अपनी मर्जी से, सर मैं 10% ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं सर। कोई बच्चा 12% ले ले, वो 12% ले ले। सर कोई बच्चा 15% लेना चाहता है, वो 15% ले ले। तो आप लोगों ने एक डिस्काउंट रेट पे, वन डिस्काउंट रेट पे चूज़ करना है ये। फिर आप क्या करेंगे, कोई अपनी मर्ज़ी का डिस्काउंट रेट। फिर आप कोशिश करेंगे, अगर जो एक डिस्काउंट रेट लिया है उसकी अगर ऊपर पॉजिटिव एनपीवी आ जाती है, तो फिर आप कोशिश करेंगे कि दूसरा डिस्काउंट रेट वो चूज़ करें जिस पे एनपीवी आए। फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास दो एनपीवीज होंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं, यानी इस फार्मूले से जो आईआरआर निकलता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। बहरहाल अगर दोनों पॉजिटिव भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेहतर ये होता है। तो सर दूसरा इंटरेस्ट रेट, सेकेंड डिस्काउंट रेट आप चूज़ करेंगे। सेकेंड डिस्काउंट रेट जब आप चूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। सेकेंड डिस्काउंट रेट में आपने फिर दोबारा प्रेजेंट वैल्यू ले लेनी है। इसका मतलब मुझे दो रेट्स पे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। ये आप कैलकुलेट कर लें, दो रेट्स पे आगे जो फ्यूचर में मिलना है, जो मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें। ओके सर, अब वन डिस्काउंट रेट पे ले ली, सेकंड डिस्काउंट रेट पे ले ली, बिल्कुल जी सेकंड डिस्काउंट रेट पे भी ले ली। ओके सर, फेयर इनफ। अब आपके पास एक लोअर रेट होगा। मसलन अगर आपने एक 10% पे प्रेजेंट वैल्यू ली है, एक आपने 15% पे प्रेजेंट वैल्यू ली है, तो अब हायर रेट जो है वो ये है और लोअर रेट ये है। एक हायर रेट हो गया, एक लोअर रेट हो गया। ये बात समझ लग गई। अब आप लोगों ने फार्मूला क्या लगाना है, आपने लोअर रेट लेना है, यहाँ पे एनपीवी ऑफ लोअर रेट लेनी है, डिवाइडेड बाय एनपीवी आपने कैलकुलेट तो की होगी, एनपीवी ऑफ लोअर रेट माइनस एनपीवी ऑफ हायर रेट। अब अगर एनपीवी माइनस है, ये वाली हायर रेट वाली, तो फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। कॉमन मिस्टेक है जो हो जाती है लोगों से, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको फ्रैक्शन से, हायर माइनस लोअर रेट से। ये काम है जो आप लोगों ने करना। इसमें फिर डिफरेंट इसको थोड़ा अल्टर करेंगे, यानी कि अगर इनिशियल डाउन पेमेंट कर दे लेसी, तो सर अगर डाउन पेमेंट कर दे तो इस इक्वेशन में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है एसेट, जितने फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है वो प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये वो पैसा है जो लेसर ने लगाया आपको एसेट अवेलेबल कराने में, और ये वो पैसा पूरा करेगा। लेकिन अगर उसको आप पहले दिन ही डाउन पेमेंट दे दो, इनिशियल डिपॉजिट कर दो कि यार ये मेरी तरफ से डाउन पेमेंट है इस एसेट को लीज पे लेने की, तो इसका मतलब है उसकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसी इक्वेशन में माइनस हो जाएगा यहाँ पे इनिशियल डाउन पेमेंट, इनिशियल डिपॉजिट बाय लेसी, क्योंकि वो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा। अब उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है तो उसने वो अमाउंट रिकवर करनी है, एक्स्ट्रा जो लेगा वो इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब है इनिशियल डाउन पेमेंट भी यहाँ पे माइनस हो सकती है। अब ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक हो गया सर। आगे सर नेक्स्ट क्या करें, फिर नेक्स्ट क्या करें, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि करना क्या। अब ये जो इक्वेशन मैंने अभी तक आप लोगों को समझाई है, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इक्वेशन और डीलर मैन्युफैक्चरर की इक्वेशन में फ़र्क है। सर व्हाट डज इट मीन? सर डीलर मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर वो लेसर है जो कि आपको चीज़ें बेच के प्रॉफिट कमा रहा है, चीज़ें बेचना उसका काम है, तो वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर करेगा वो सेलिंग एक्सपेंस बनती है, वो पी&एल में चार्ज हो जाती है। सो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी यही है कि डीलर और मैन्युफैक्चरर अगर कोई लीज को अवेलेबल करने में कॉस्ट इनकर करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, सही है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उसको हम पी&एल में चार्ज करते हैं। तो ये इक्वेशन जो है ये थोड़ी सी फ़र्क हो जाएगी जब डीलर मैन्युफैक्चरर्स होंगे लेसर्स। क्या इक्वेशन होगी सर? फिर सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट आएगी, इज इक्वल टू अगला पोर्शन वही है कि जो वो रिसीव करेगा पेमेंट्स के नाम पे, ग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू के नाम पे, अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू के नाम पे, ये सारी की सारी पेमेंट्स हमने उसको अवेलेबल करानी है। फेयर इनफ। अच्छा सर, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लेनी? बिल्कुल नहीं लेनी सर। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट पी&एल में चार्ज होती है, ये कैपिटलाइज नहीं होती। इसका वर्ड है कि कैपिटलाइज नहीं होती, ये पी&एल में चार्ज होती है। याद कैसे रखेंगे? डीलर मैन्युफैक्चरर जो होता है ये आपको नॉर्मल चीज़ें बेच रहा है, नॉर्मल चीज़ें बेच रहा है। डीलर मैन्युफैक्चरर आपको चीज़ें बेच रहा है, उसकी जो भी सेलिंग कॉस्ट होगी वो पी&एल में चार्ज होगी। ठीक है सर। और इनिशियल डाउन पेमेंट आ जाए तो ऑब्वियसली माइनस करेंगे, क्योंकि वो तो पैसा खर्च ही नहीं किया लेसर ने, तो उस पर तो वो कमा नहीं सकता आपसे इंटरेस्ट। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट माइनस इनिशियल डिपॉजिट्स अगर कोई है तो वो हो जाएंगे, अदरवाइज आपके पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आनी। फेयर इनफ
सर एग्जांपल्स अभी करेंगे। एक एग्जांपल हम करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की और दूसरी एग्जांपल हम लोग करेंगे फॉर अ डीलर मैन्युफैक्चरर। सो हम कैलकुलेट कर रहे हैं गाइस, कैलकुलेट इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट इन फॉर अ लेसर, हाउ टू कैलकुलेट, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सर इसमें अगर आप गौर करो तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन है 200, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 200 है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड बाय द लेसर 10 है। ये वो कॉस्ट है जो इनिशियली उसने खर्च की, ये दोनों की दोनों। सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आप क्यों ले रहे हैं? अभी तो कह रहे थे आप नहीं लेनी। कब नहीं लेनी? जब डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर होगा। जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेसर है तो आपने लेनी है ये कॉस्ट। फेयर इनफ सर, ओके 210। सर अगर कोई डाउन पेमेंट है तो वो माइनस होनी है इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से। सर डाउन पेमेंट देखें सर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड बाय लेसी 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू, अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू, लीज टर्म नहीं है सर, तो ठीक है नहीं करेंगे। सर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड बाय लेसी है। सर हम इम्प्लिसिट रेट लेसर का कैलकुलेट कर रहे हैं। लेसर क्या कमा रहा है? लेसी जो मर्जी खर्च करे, हमारा क्या ताल्लुक है? एज अ लेसर हमारा कंसर्न है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई। पहले दिन तो 200 इन्वेस्ट हुआ हमारा एसेट को खरीदने में और उसको देने में, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड बाय लेसर 10 हमने खर्च किया, तो हमारा ही 210 इन्वेस्टमेंट है। तो इस कैलकुलेशन में सिर्फ आपको 210 चाहिए। सर कौन सी कैलकुलेशंस में? सर इस इक्वेशन को ऐसा रेट जो बराबर कर दे, इसमें सिर्फ आपको फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट बाय लेसर ही चाहिए। डन, ओके सर। सर इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट बनेगी बिल्कुल, क्योंकि यही इक्वेशन अगर इक्वल करने वाला जो रेट इसको इक्वल करता है, एक्चुअली तो पैसे आपको ज़्यादा मिल रहे होते हैं क्योंकि आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा लेंगे, जो ज़्यादा लेंगे वही इंटरेस्ट है, जो इसको इक्वल करता है वही तो इम्प्लिसिट रेट है। सो दिस इक्वेशन इज गोइंग टू हेल्प यू टू फाइंड IRR। अच्छा सर ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, लेसर के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? सर अगर आपके पास मिसिंग रेंटल्स हैं, अगर आपको रेंट नहीं पता तो आप रेंटल्स भी यहीं से फाइंड करेंगे, मिसिंग रेंटल्स भी यहीं से फाइंड करेंगे। फिर सर और क्या फाइंड यहाँ से करना है आप लोगों ने? सर अगर आपको ग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू, यानी इस इक्वेशन में जो जो आ रहा है अगर आपने फाइंड करना है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सर क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? ग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। सर अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। लीज इंस्टॉलमेंट्स, रेंटल्स फाइंड कर सकते हैं। सर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट फाइंड कर सकते हैं। सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। इन द सेम वे आप IRR यानी कि इम्प्लिसिट रेट भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, हैवी इक्वेशन है बिल्कुल सर, बहुत हैवी इक्वेशन है। अब सर फिर एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेट्स डू इट। लेसर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो लेट्स अंडरस्टैंड के क्या करना है। मैंने क्या कहा था आपने दो प्रेजेंट वैल्यूज़ लेनी है, दो रेट्स पे प्रेजेंट वैल्यूज़ लेके NPV कैलकुलेट करनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आउटफ्लो और इनफ्लोज का लेसर के प्रेजेंट वैल्यू और आउटफ्लो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू और इनफ्लो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू की नेट अमाउंट। सर क्या मतलब है सर? अभी समझाते हैं आप लोगों को। लेट्स अंडरस्टैंड जी। सबसे पहले बच्चों, लेसर को क्या क्या मिलना है इन फ्यूचर वो लेना है हमने। उसको सर 5 इंस्टॉलमेंट्स मिलनी है, इन एरियर्स मिलनी है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि एरियर्स में मिलनी है। ओके, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, 60 मिलियन इन एरियर्स। ओके, ग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसी है ये, ग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसी है ये लें सर। गारंटी जो किया हुआ है लेसी ने वो कितना किया हुआ है? 10 मिलियन का, तो 10 मिलियन लेसी ने गारंटी किया हुआ, ये भी उसको मिलना है, लेकिन ये मिलना है एंड ऑफ लीज टर्म। लीज टर्म 5 ईयर्स है, ये यहाँ से भी पता चल रहा है, ये 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट से भी पता चल रहा था। तो 5 ईयर्स के बाद उसको ग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी 10 मिलियन की। अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड प्राइस है, ये इसको लेसर को ये लग रहा है कि मैं एसेट 15 का बेच पाऊँगा, 10 की गारंटी मुझे मिली हुई है, 5 मुझे एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा जब एसेट मेरे पास वापस आएगा और मैं मार्केट में जाके बेचूंगा। ओके, 5 की अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू, बिल्कुल जी अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू है। तो सर टोटल अमाउंट्स जो आई हैं वो क्या मिल रहे हैं? 60 60 60 60 5 ईयर्स के लिए, और 10 और 5 15 एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसको मिल जाएगा लेसर को लास्ट डे पे। सर इनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ लेते हैं। सर मैंने एक रेट खुद ही से ज्यूम किया, खुद ही से, आपकी मर्ज़ी, आप 10% लें, 15% लें, मैं कितना ले रहा हूँ? मैं 12% ले लेता हूँ, 12% ले लेता हूँ। ओके सर अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, कितनी चीज़ों की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज हैं ये या इनफ्लोज हैं जी सर। प्रेजेंट वैल्यू जो फ्यूचर में आना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू मुझे 3 चीज़ों की चाहिए,
रेंटल्स की, अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू की और ग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू की। ठीक हो गया। अब ये प्रेजेंट वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ तीन चीज़ों की, प्लीज़ ज़रा देखें सर। 60 जो है ये 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो इस पर एनविटी का टेबल लग सकता है सर क्योंकि सिमिलर इंस्टॉलमेंट्स होंगी तो एनविटी लग सकती है। अगर पेमेंट सिमिलर नहीं है तो नहीं लग सकती। ओके, 60 की इंस्टॉलमेंट इन एरियर्स हैं, तो एरियर्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एनविटी का, एनविटी इन एरियर्स का 1 पॉइंट, मैं 12% पे ले रहा हूँ, 1.12 रेज टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.12, ये एनविटी का आपका आ गया फॉर्मूला। इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लीज रेंटल्स, 5 साल की लीज रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जी बिल्कुल सर आ जाएगी, सही कह रहे हैं आप। आगे सर लेट्स सी जी आगे क्या करना है, और क्या चाहिए आप लोगों को, प्लीज़ देखें ज़रा सर। और आप लोगों को चाहिए जी सर ग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू जो मिलनी है आप लोगों को, और जो अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू मिलनी है इनकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए आप लोगों को। अब मेरे भाइयों क्या करना है आप लोगों ने, प्लीज़ देखें ज़रा। 10 आप लोगों को चाहिए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 पॉइंट, जी सर प्रेजेंट वैल्यू 10 की और 5 की भी चाहिए, कंबाइन ले सकते हैं क्योंकि आखिरी दिन आने हैं, कंबाइन ले लें सर। तो सर दोनों की प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं। अब ये क्योंकि एक ही सिंगल कैश फ्लो है, 5 साल बाद आना है, मल्टीपल कैश फ्लोज नहीं है, ये कोई एनविटी नहीं है, तो इसलिए इस पर डिस्काउंट फैक्टर लगा देंगे 1.12 रेज टू पावर माइनस 5। सर 12% कहाँ से आया, अज्यूम्ड है, मैं प्रेजेंट वैल्यू 12% पे कैलकुलेट करूँगा, ये मेरी अज्यूम्ड वैल्यू है, मेरा रेट है। आप भी अज्यूम जो दिल करे, 5%, 8%, 10% जो दिल करे अज्यूम कर लें। ओके सर फेयर इनफ। अब क्या करें सर, सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें और एक एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लेट मी फाइंड प्रेजेंट वैल्यू के प्रेजेंट वैल्यू आएगी क्या। जी सर ये मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब सर मैंने 60 पे एनविटी फैक्टर लगाया 216.29 आया, 15 जो कि ग्रांटेड प्लस अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू थी उनकी प्रेजेंट वैल्यू ली, उस पर डिस्काउंट फैक्टर लगाया 8.1 आई और ये मेरे पास एनपीवी आ गई। तो एज ए लेसर मुझे जो जो रिसीव होना है मैंने उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले ली। नाउ आई कैन कैलकुलेट एनपीवी। एनपीवी क्या होती है सर, एनपीवी होती है जो आपने आज आउटफ्लो किया, इनिशियल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 210। याद रख लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड कब करनी है, जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेसर नहीं है, लेसर इज़ अ डीलर मैन्युफैक्चरर, तो फिर आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड नहीं लेनी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है ये। ओके सर इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे 210 का आउटफ्लो लेंगे नेगेटिव, ये आपके वो पैसे हैं जो आपको पहले दिन खर्च करने पड़े, और अगर डाउन पेमेंट होती तो वो भी यहाँ से वो भी इसको कम करती। अगर डाउन पेमेंट होती तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को वो कम कर चुकी होती, यहाँ पे वो भी माइनस होती। क्लियर है, बिल्कुल सर। प्लस जो इसको रिसीव होना है वो प्लस है, जो आने वाले टाइम में रिसीव होना है वो प्लस है। तो इसको टोटल रिसीव होना है 224.8, ये इसको रिसीव होना है सर। एनपीवी आ गई, यानी फ्यूचर आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, जो भी आपको इनफ्लो आउटफ्लोज होने उन सब की प्रेजेंट वैल्यू को इकट्ठा कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टीमेटली आपके पास ये आ रहा है 14.8। ये एनपीवी है 12% रेट पे। बच्चों अब ये पॉजिटिव आई है, ठीक है। अब रेट अगर आप बढ़ाते जाएंगे ना तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगी। रेट बढ़ने से एनपीवीज नेट प्रेजेंट वैल्यूज कम होती हैं, ठीक है। तो अब आपको एक नेगेटिव चाहिए। मैंने कहा था रिजल्ट्स इस फॉर्मूला के, जो आईआरआर का फॉर्मूला था जो अभी हमने पढ़ा, कौन सा सर, ये वाला फॉर्मूला जिसको हम लोग इम्प्लिसिट रेट भी कह सकते हैं। ये वाले फार्मूला में अगर एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो ज़्यादा अच्छा आंसर आता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, भाई दोनों पॉजिटिव भी आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पॉजिटिव आना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर फाइन। अब क्या करें सर, फिर सर सिंपल सा काम है, एक और प्रेजेंट इसी तरह कैलकुलेट करें, एक और रेट लें। ओके सर क्या रेट लूँ सर, सर 12% पे पॉजिटिव आई है, मुझे नेगेटिव चाहिए, तो एक मैं हायर रेट ले लेता हूँ, बिल्कुल बेहतर है। हायर रेट कितना दी, 3, 4, 5%, 6%, जितना सर, सब 5% बढ़ा लेते हैं। तो 17% पे मैं दोबारा कैलकुलेट करने वाला हूँ प्रेजेंट वैल्यू, सेम इसी तरह। सर 17% पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल जी। सर ये कहाँ से रेट्स ले रहे हैं आप, सर एज्यूम्ड रेट्स हैं, मैं अपनी मर्जी से एज्यूम कर रहा हूँ। सर अगर किसी भाई ने यहाँ पे 8% ले लिया, यहाँ पे 12% ले लिया, सही है, वो भी ठीक है, आपने अपनी मर्जी से कैलकुलेट करना है।
फेयर इनफ सर। तो अब मुझे बताएं जी प्रेजेंट वैल्यू 17% पे कैसे आएगी, तो ये देख लेते हैं सर। 17% पे प्रेजेंट वैल्यू बनेगी बच्चों, अगेन 60 एनविटी है। एनविटी मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स के पैसे हैं फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स, तो इस पर आप लोग एनविटी लगा सकते हैं। तो जी सर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1.17 रेट है, आप रेज टू पावर -5 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 0.17 करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको लास्ट डेज में ग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू भी मिलनी है, अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू भी मिलनी है। अब आपको दोनों की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। फेयर इनफ सर। प्लीज़ बताएंगे कितनी वैल्यू चाहिए, 15 की भी आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, कितने परसेंट पे, 1.17 रेज टू पावर -5, 5 साल बाद मिल रहा है इसलिए -5। सर इस पे एनविटी क्यों नहीं लगाई, सर सिंगल कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो तो लग ही नहीं सकती एनविटी। जब एक जैसी फिक्स्ड अमाउंट, एक सिमिलर अमाउंट जब रिपीट करेगी आपको आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स, उसको कहते हैं एनविटी। ओके सर, अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सर प्लीज़ कैलकुलेट करें। सो लेट मी कैलकुलेट इट फॉर यू गाइस। ओके गाइस, अब मैंने ये कैलकुलेट कर दिया आप लोगों के लिए। तो ये 17% पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज आ गई है। अब दोबारा एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। एनपीवी क्या होती है, एनपीवी होती है भाइयों फ्यूचर में फ्यूचर में जो आपने इनफ्लोज आने हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले ली, और जो पहले दिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो आए एज अ नेगेटिव ले लें। तो सर 210 आपका इनिशियल आउटफ्लो था। सर ये 210 लेना है हमने किसकी सिचुएशन में, मैन्युफैक्चरर की सिचुएशन में। नो 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 नो, मैन्युफैक्चरर की सिचुएशन में आपने ये नहीं लेना। मैन्युफैक्चरर में सिर्फ 200 आएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में जाती है जब लेसर मैन्युफैक्चरर या डीलर होगा। ये सब अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लेनी है। अगर कोई डाउन पेमेंट होती तो वो ऑब्वियसली 210 में से माइनस होकर 210 कम हुआ होता। ओके, अब सर प्लस आपका इनफ्लो जो आ रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लिया आपने, तो 198.8 है सर। सर अब आप अगर इसको नेट ऑफ करेंगे तो ये अमाउंट आएगी एग्जैक्टली 198.8 में से 210 अगर आप माइनस कर दें तो ये अमाउंट आ रही है सर आपकी एग्जैक्टली 11.2। सर ये एनपीवीज़ हैं। तो आपको 2 एनपीवीज़ चाहिए थी टू अप्लाई द फार्मूला। अप्लाई करने के लिए 2 रेट्स चाहिए थे और दोनों की दोनों चीज़ें आप लोगों को मिल गई हैं। दोनों की दोनों चीज़ें आप लोगों को मिल गई हैं। सो एनपीवी लोअर रेट हायर रेट मिल गया मुझे, एनपीवी लोअर रेट पे मिल गई है और एनपीवी हायर रेट पे भी मिल गई है। ओके, अब सर क्या करें फिर, सर सिंपल सा काम करें सर। अब फार्मूला लगा दें, जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सर क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, प्लीज़ ज़रा देखें। आईआरआर का फार्मूला होता है जिसे हम इम्प्लिसिट रेट का फार्मूला कहेंगे यहाँ पे। सर दैट इज़ लोअर रेट। लोअर रेट लेना है आप लोगों ने, तो 12% ये लोअर रेट है सर, ये लें 12% लोअर रेट है। सर इसको 12 ही रख लें, चलें जी। प्लस इसमें प्लस करना है आप लोगों ने, क्या प्लस करना है सर, एनपीवी ऑफ लोअर रेट सर 14.8 है, डिवाइडेड बाय एनपीवी ऑफ लोअर रेट 14.8 है। इसमें से माइनस करना है आप लोगों ने एनपीवी एट हायर रेट, वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो सर वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे 11.2। तो सर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। इसको आप लोगों ने, इसका जो भी आंसर आता है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। हायर रेट माइनस लोअर रेट, हायर रेट है 17%, लोअर रेट है 15%। तो सर ये काम आप लोगों ने करना है। जब ये आप काम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो लेट मी सॉल्व दिस फॉर्मूला फॉर यू गाइस और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। जी सर, इस फार्मूला में आपने किया क्या, प्लीज़ ज़रा अंडरस्टैंड करें। आपने लेनी है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जो लोअर और हायर एनपीवीज़ हैं। तो सर मुझे चाहिए 14.8 प्लस हो जाएगा सर, ये वाला 14.8 है, इसमें ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो प्लस हो गया 11.2। सर प्लस 11.2 हो गया। अब आपके पास ये अमाउंट आ गई 26। तो मुझे क्या चाहिए, 14.8 डिवाइडेड बाय 26 चाहिए मुझे। ये अमाउंट आ गई आपके पास, 0.56 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, जो भी आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हायर और लोअर रेट 17 और 15 के डिफरेंस के साथ, विच इज़ 5। तो
तो सर ये अमाउंट आ गई आपके पास 2.84, तो अमाउंट आ रही है 2.84। सर इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो अमाउंट आई 2.84, ये लें सर, और ये आ रहा है 12। तो सर आपका जो इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस लीज कॉन्ट्रैक्ट है वो है 14.846, 14.84%। तो माइनर से डिफरेंसेस आ रहे होते हैं बट हाईली मतलब इक्वली एक्सेप्टेबल है। तो दिस इज़ योर इम्प्लिसिट रेट। अब इम्प्लिसिट रेट सर चाहिए क्यों था? सर ये वो रेट है जिस पे आपने रिकॉर्डिंग करनी है। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा अकाउंटिंग समझा दूं ताकि आप लिंक कर सकें कि सर अभी ये क्या था। सर इम्प्लिसिट रेट पे आपने प्रेजेंट वैल्यू लेनी होती है फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन सी चीज़ों की? जो जो फ्यूचर में मिल रहा है, जो जो फ्यूचर में मिल रहा है उनकी इस रेट पे प्रेजेंट वैल्यू आएगी, तब आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। बाद में इंटरेस्ट इनकम भी किस पे बुक होनी है? 14.84% पे। किस पे बुक होनी है? 14.84% पे। सर थोड़ी सी प्लीज़ डबल एंट्रीज। बिल्कुल जी, आपको डबल एंट्रीज सिखाने लगे हैं हम लोग, प्लीज़। सर लीज रिसीवेबल जब आप बुक करेंगे पहले दिन एज अ लेसर, तो आप डबल एंट्री बनाएंगे। डेबिट करोगे आप लोग नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, या इसकी जगह वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप लोग नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, या इसकी जगह वर्ड यूज़ कर सकते हैं लीज रिसीवेबल्स। ये लीज रिसीवेबल्स आप डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसे करेंगे आप लोग? सर क्रेडिट करेंगे आप लोग बैंक या कैश। सर किस वैल्यू पे? बच्चों ये दो तरीकों से वैल्यूज कैलकुलेट हो सकती है, इंपॉर्टेंट बात है याद करना। या तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन। सर दिस इक्वेशन इज रियली इंपॉर्टेंट अगर आप लेसर की काउंटिंग कर रहे हैं। इन इक्वेशन से निकलना नहीं चाहिए आप लोग, इन इक्वेशन के इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा आप लोगों को, और घूमना चाहिए भी। सर तो पहले दिन आपने इनिशियल मेजरमेंट कितनी वैल्यू पे करनी है? या तो ये ले लें, या तो ये ले लें, ये ले लें, ठीक हो गया। या फिर दीज इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू ले लें, रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू ले लें, और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू ले लें, आपकी मर्जी। ओके सर इसका मतलब ये है कि मैं ये प्रेजेंट वैल्यूज भी ले सकता था और 210 भी लिख सकता था। जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप, ये लें, ये 210, ये 210। तो सर फिर इम्प्लिसिट रेट तो हमें चाहिए ही नहीं, हमने प्रेजेंट वैल्यू तो लेनी ही नहीं। सर चाहिए सर। अब इस लीज रिसीवेबल का आपने अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना है। तो सब्सिक्वेंटली आप जैसे ही लीज रिसीवेबल बुक करते हैं फ़ौरन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना शुरू कर देते हैं। तो सर अगर फ़ौरन अमोर्टाइजेशन टेबल आप बनाएं तो क्या होगा सर? अमोर्टाइजेशन टेबल। तो सर अमोर्टाइजेशन टेबल लीज कैजुअल जो आप बनाना होता है उसमें आप लोगों ने क्या लिखना होता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ लीज रिसीवेबल 210 है। फिर आपने इंस्टॉलमेंट लिखनी होती है। टेबल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट बनता है, डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट बनाते हैं। जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है आप उसी को माइंड में रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली टेबल बनाएंगे। सो दिस इज़ इंटरेस्ट। और फिर आपके पास प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो बाकी प्रिंसिपल होता है, एंड यू विल गेट क्लोजिंग बैलेंस। सर इंस्टॉलमेंट कितनी थी पहली? 60 सर। सर इंटरेस्ट कितना था सर? सर इंटरेस्ट कितना था? ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इम्प्लिसिट रेट जो आपने कैलकुलेट किया है, यस 14.84। सर ये देखें सर 14.84। तो आपको इस तरह चाहिए तो इंस्टॉलमेंट पे लगाना है? नो सर, ऑब्वियसली 210 पे लगाना है। तो 210 पे जब आप लोग ये लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 14.84 से, तो आपके पास आएगा जी सर 14.84। तो आपके पास अमाउंट आएगी जी सर, ये अमाउंट आएगी 31.16। तो मैं इसको 31 ले रहा हूँ, राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं, 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आप चलेंगे। 60 में से 31 माइनस किया तो प्रिंसिपल 29 है, और ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 210 में से अगर आप 29 माइनस करेंगे तो इट विल गिव यू 181। ये लें सर। सर दूसरा साल, बिल्कुल सर दूसरा साल भी बनाएंगे आप लोग। दूसरा साल आप बनाएंगे 181। फिर इंस्टॉलमेंट आप लोगों की 60 थी, फिर अब 181 पे परसेंटेज लगेगी। 181 मल्टीप्लाई बाय 0.14 मीन्स 14.84। ये आ गया जी आपके पास 26.71 बन रहा है।
तो मैं इसको 27 कर रहा हूँ जस्ट टू मेक इट इजी फॉर मी। आप 2 डेसिमल पॉइंट्स तक चलें। अब सर कितना आ रहा है 60 माइनस 27, तो ये अमाउंट आ रही है आपके पास 33 प्रिंसिपल। और क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा सर? क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपके पास 181 में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दें विच इज़ 33, तो आपके पास आएगा 148। तो सर ये आप लोगों ने काम करना है। अब एक्सट्रैक्ट्स भी बना ही देते हैं थोड़े से। स्टेटमेंट ऑफ डबल एंट्रीज भी बन सकती हैं, एक्सट्रैक्ट्स भी बन सकते हैं। डबल एंट्रीज क्या बनेंगी सर? 2 एंट्रीज भी बन सकती हैं, कंबाइंड कंपाउंड एंट्री भी बन सकती है। मैं प्रेफर करता हूँ कि 2 एंट्रीज बनाएं। इंटरेस्ट आपकी लीज रिसीवेबल को बढ़ाएगा और इंस्टॉलमेंट उसको कम करेगी। दैट्स इट सर। क्या मतलब सर? एंड ऑफ ईयर 1 पे ये डबल एंट्रीज आनी है। ये आपने कमेंसमेंट पे डबल एंट्री पास की थी, कमेंसमेंट ऑफ लीज पे, जिस दिन एसेट अवेलेबल होगा आपको। एंड ऑफ ईयर 1 पे अगर आपको डबल एंट्रीज चाहिए तो एंड ऑफ ईयर 1 पे डबल एंट्रीज आएंगी। जी सर, इंटरेस्ट आपके रिसीवेबल को बढ़ाएगा, तो डेबिट करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, ये लें जी, या लीज रिसीवेबल, ये डेबिट हो जाएगा, एक ही बात है। अमाउंट है कितनी भाइयों? 31। इंटरेस्ट क्रेडिट किसे करेंगे? इंटरेस्ट इनकम को। इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट कर देंगे आप लोग, ये लें सर, कितनी अमाउंट से? 31 से सर। ओके सर, फेयर इनफ। आगे सर, जो इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है वो आपके रिसीवेबल को कम करती है, तो इसका मतलब ये है कि डेबिट करेंगे आप लोग बैंक और क्रेडिट करेंगे आप लोग जी सर इन आपका जो नेट इन्वेस्टमेंट है। सो ये 2 एंट्रीज पास करने का फ़ायदा ये होता है कि एरियर्स हो या एडवांस हो, आप बड़े आराम से एंट्रीज बना लेते हैं। अदरवाइज़ फिर आपको कंपाउंड बनाने में टेंशन रहती है। एरियर्स में तो कंपाउंड बन सकती है क्योंकि इंटरेस्ट और पेमेंट एक ही डेट पे हो रही होती है। इंटरेस्ट ईयर एंड पे ड्यू हो रहा है, पेमेंट भी उसी दिन हो रही है। लेकिन एडवांस में इंस्टॉलमेंट पहले दिन हो रही है, इंटरेस्ट ड्यू डिफरेंट डेट पे हो रहा है, तो फिर ये एंट्रीज थोड़ी मुश्किल लगती हैं। इसलिए बेहतर यही कर लिया करें आप। कितनी अमाउंट से सर? 60 एंड 60। सर बैलेंस शीट में क्या जाना है सर? ये 181 जाना है, बट 2 हिस्सों में स्प्लिट होके ये आपका शॉर्ट टर्म बन जाएगा सर। करंट एसेट्स में नेट इन्वेस्टमेंट चली जाएगी, ये आपकी लॉन्ग टर्म बन जाएगी। नेक्स्ट ईयर से शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आप उठा लेते हैं, और ये आपकी इंटरेस्ट इनकम ईयर 1 की और ये इंटरेस्ट इनकम ईयर 2 की। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब सिमिलर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा इन क्विकली, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़नी फॉर अ लेसर, अगर वो डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर हो। फ़र्क क्या सर? ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आनी। ओके सर, फेयर इनफ। सर प्लीज़ ज़रा समझाएं। ये देखें वो क्या रहा है, सेम एग्जाम्पल उसने दे के कहा है कि लेसर इज़ अ मैन्युफैक्चरर या डीलर। तो सर सारा काम वही होना है, तो मेरे पिछली वैल्यूज़ चाहिए तो मैं पिछली वैल्यूज़ ले आता हूँ, प्रेजेंट वैल्यूज़। अब मैं दोबारा नहीं कैलकुलेट करूँगा, हम IRR का फार्मूला लगा लेंगे और थोड़ा सा फ़र्क क्रिएट हो जाएगा। ओके सर, लेट्स सॉल्व जी। देखें अगर आप सेम क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये है कि अब सेम क्वेश्चन हमने लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, बट फ़र्क ये था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए किया हुआ है। तो सेम क्वेश्चन अब मैं दोबारा सॉल्व करूँगा, किसके लिए? जी सर, डीलर मैन्युफैक्चरर के लिए। सर फ़र्क क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनती, बस। ओके सर, प्रेजेंट वैल्यू बिल्कुल उसी तरह 2 डिफरेंट रेट्स पे प्रेजेंट वैल्यू ले ली हमने, आ गई सर हमारे पास 2 डिफरेंट रेट्स पे प्रेजेंट वैल्यूज़ आ गई। ओके सर, उसके बाद सर जब आप एनपीवी कैलकुलेट करेंगे तो एनपीवी थोड़े फ़र्क आएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो एनपीवी आएगी 200 आपके, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है, माइनस अब इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 200 है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसमें नहीं है। किसकी सर? डीलर की या मैन्युफैक्चरर की? डीलर या मैन्युफैक्चरर। ओके सर आगे सर, प्लस ये सेम कितना अमाउंट रिसीव हो रही है? 224.8। तो सर यहाँ पे एनपीवी आ जाएगी पॉजिटिव 24.8। ये नहीं सर, सेम आप लोगों ने एनपीवी कैलकुलेट कर ली है, तो ये आप लोगों के पास एनपीवी आ रही है सर। ओके, आगे क्या करना है सर? हम लोगों ने एनपीवी आ गई 24.8 हमारे पास। सर इसी तरह आप लोग दूसरी साइड पे भी कर लें एनपीवी कैलकुलेट। सर वो कैसे कैलकुलेट करें सर? अगेन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200 है और जो इनफ्लो है वो आपके पास 198.8 आया हुआ है, तो 198.8, तो ये आपकी नेगेटिव एनपीवी आ गई विच इज़ एग्जैक्टली 1.2। ये लें सर। अब सेम एनपीवी के साथ
आप क्या करने वाले हैं सर, सेम एनपीवी के साथ ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इम्प्लिसिट रेट आ जाएगा, जो कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने कम ली हुई है 200। सो दैट्स इट। इस तरह हम लोग डीलर मैन्युफैक्चरर की कैलकुलेट करेंगे। फ़र्क क्या है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का टू कैलकुलेट इम्प्लिसिट रेट। सो दिस इक्वेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इट कैन बी यूज्ड, कौन सी इक्वेशन सर? इट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट रेंटल्स, इट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट installments means rentals, it can be used to calculate granted residual value, ungranted residual value, lease rentals, transaction cost, fair value of asset। ये इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने इस क्वेश्चन से इम्प्लिसिट रेट कैलकुलेट कराया। अब एक दो छोटी छोटी एग्जांपल्स जिनमें हम लोग सीखेंगे कि इस इक्वेशन से और क्या कैलकुलेट हो सकता है। तो मैं इस इक्वेशन को अब ज़रा लिखने लगा हूँ दोबारा से, ज़रा प्लीज़ देखिएगा कि अब हम लोगों ने करना क्या है। जी सर, हमने करना ये है कि इक्वेशन है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लेंगे आप लोग। आपने फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ले लिया, ये आ गया फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसके लिए ऐड होना है? यू आर राइट, सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, डीलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएनएल में चली जाती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू। अब मैं एक फॉर्मूला लिखने लगा हूँ। जो भी रेंट आप पे कर रहे हैं, फिक्स्ड रेंटल्स जो आप पे कर रहे हैं, वो इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय, आप एनवीटी लगाते हैं, एनवीटी लगाते हैं तो एनवीटी आपको रेट गिवन होगा। यहाँ पे आप इम्प्लिसिट रेट गिवन होगा तो एनवीटी फैक्टर ये लें सर। एनवीटी फैक्टर एक ये आ गई आप लोगों के पास। फिर आप लोगों ने क्या लेनी होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू। तो उसकी भी मैं ये कर लेता हूँ, ग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू, और इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है डिस्काउंट फैक्टर से। डिस्काउंट फैक्टर जो 1 प्लस आर रेज टू पार। अब इम्प्लिसिट रेट आपको गिवन होगा यहाँ पे, डिस्काउंट रेट ये लें सर, ये भी एक अमाउंट आ जाएगी। फिर आप लोगों के पास क्या अमाउंट आएगी सर, प्लीज़ देखते जाइएगा। प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू लेनी है आपने, अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर है, लें जी डिस्काउंट फैक्टर है ये 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस, आपको पता ही है। अब ये लें सर, ये सर इक्वेशन बनती है ये। अब सपोज करें रेंटल्स क्या है, अगर रेंटल्स मिसिंग है तो ये आप लोगों का एक्स है सर। ये जो चीज़ है ये आप रख लेंगे, कल फाइंड करनी है तो सर एनवीटी फैक्टर आप कैलकुलेट कर लेंगे। इम्प्लिसिट रेट तो गिवन होगा आप लोगों को, आपके पास ये भी आ जाएगा। ग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू गिवन होगी, ये इम्प्लिसिट रेट पे आप डिस्काउंट फैक्टर भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू में भी आप ये कर लेंगे। तो सर इसका मतलब ये है कि आपके पास सब कुछ है और ये भी आपके पास होंगे ये दोनों। तो सर क्या करना है, रेंटल्स कैलकुलेट कर लें, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, गेट रेंटल्स। इन द सेम वे ग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू भी निकाली जा सकती है, अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू भी निकाली जा सकती है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट भी निकाली जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट क्या था बच्चों कि अगर इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिसिंग हो, या तो डायरेक्टली एग्जामिनर पूछ ले ये वाली चीज़ मुझे चाहिए, वो आपको देनी पड़ेगी, या फिर क्या होगा, कोई आप लोगों को चीज़ रिक्वायर्ड है टू सॉल्व, जैसे रेंटल्स के बगैर तो आप टेबल नहीं ना बना पाएंगे, तो इम्प्लिसिट रेट दे देगा, रेंटल्स फाइंड आउट करा लेगा। सो दिस इज़ हाउ दिस इक्वेशन इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तो प्लीज़ इंपॉर्टेंट बात थी, आज की लास्ट बात यह है, इस वीडियो की लास्ट बात यह है कि अगर 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 आपको रेंटल्स मिसिंग होंगे फॉर लेसी, लेसी के क्वेश्चन में, इन लेसी क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिसिंग होंगे, इन लेसी क्वेश्चंस अगर मिसिंग है, क्या मिसिंग है जी, इन लेसी क्वेश्चंस रेंटल्स मिसिंग है, तो रेंटल्स फाइंड आउट करना लेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेसर है जो बताता है कितना रेंट है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन लेसी क्वेश्चंस भी रेंटल्स आपको इसी तरह फाइंड करने पड़ेंगे। तो इस तरह का एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी अवेलेबल है जो हम आप लोगों ने क्लासेस में अपनी किया होगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।